पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से घोटकी की नशिस्त छीन ली। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक शुरू होने से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। एमनेस्टी स्कीम खत्म हुए 3 हफ्ते हो चुके, लेकिन असासे जाहिर ना करने वालों के खिलाफ एक्शन होता नजर नहीं आ रहा। जितना वक्त गुजरेगा असासे छुपाने वाले चोर दरवाजे ढूंढेंगे। और दौरा अमेरिका में सिफारतकारी के साथ वजीर आजम इमरान खान की ड्रेसिंग की भी धूम। राज क्या है आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्रेसिंग ये बंद कीजिएगा प्लीज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्रेसिंग की धूम तो हर जगह ही होती है और साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ें भी हर जगह होती हैं। आपको बताया है कि अमरीकी रहनुमा भी हैरान परेशान है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका अरीना में एक रॉक स्टार की तरह इस्तकबाल किया गया। तो जनाब, जब इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी वाले वज़ीर आज़म होंगे तो फिर उनको इस्तकबाल भी वैसे ही किया जाएगा। जब उनसे मुलाकात का आगाज़ किया तो उन्होंने पहले इमरान खान की तारीफ की कि वन ऑफ द बेस्ट एथलीट के साथ हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। तो एक ग्रेसफुल इमरान खान की पर्सनालिटी की तो बात होती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ अब्दुल्ला थोड़ा डिफरेंट हुआ क्योंकि ड्रेसिंग कुछ डिफरेंट नजर आई। जनाब, जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब के कपड़े बनाए, आपको पता है कि शायद मैं भी उनसे जल्द कपड़े बनवाऊँ क्योंकि मैं भी इंप्रेस हो गया हूँ। टुमारो आई वाज टॉकिंग टू समबडी, देयर इज अ ब्रांड इन इस्लामाबाद, उनसे मेरी भी बात हुई है। तो लेट्स सी कि जब भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि उन्होंने ही कपड़े बनाए जो वज़ीर आज़म के कपड़े कलेक्शन बहुत अच्छा था जो इमरान खान ने। अच्छा जी, अभी इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर, कल आपको पता है बाई इलेक्शन हुआ है और इस बाई इलेक्शन को खास अहमियत दी जा रही थी क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए पर्टिकुलरली ये बाई इलेक्शन बहुत अहम है फॉर सेड एंड अनसेड रीजंस। इन्हें 205 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज ने फिर बता दिया है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में पीछे धकेलना बहुत मुश्किल है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को कुछ नया सोचना होगा। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर 89,180 वोट लेकर जीत गए हैं। तहरीक इंसाफ और ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार अहमद अली महर 72,499 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और उनके लिए बड़ा सेटबैक है क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। एक तो उनके वालिद के इंतकाल के बाद वो इस सीट पर खड़े हो रहे थे बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार, फिर हुकूमती हिमायत भी उन्हें हासिल थी, एज इन वफाक की हुकूमती जमात की हिमायत उन्हें हासिल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इस हल्के में फतहयाब हुआ है। और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इंतखाबी नतीजा तब्दीली वालों के खिलाफ अवामी फैसला है। कामयाबी पीपल्स पार्टी की फतह का एक नया आगाज़ है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की बरतरी पर कारकुनान ने रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था और बज़ाहिर एक नशिस्त की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये जीत बता रही है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में पोजीशन आज भी मजबूत है। ये सीट हमेशा से महर ख़ानदान के पास रही है और आम इंतखाबात में सरदार अहमद अली के वालिद मरहूम अली मोहम्मद महर तहरीक इंसाफ के टिकट पर यहाँ से जीते थे। ख़ानदान की तकसीम के बावजूद नशिस्त तो महर ख़ानदान में ही रही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब ये सीट छीन ली है जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कल जब हम तज्ज़ियाकारों से भी बात कर रहे थे और पोलिंग की सूरत हाल भी बराह रास्त मालूम कर रहे थे, तो जश्न के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर आप देखें तो इतना बड़ा मार्जिन है भी नहीं जीत का, ऑल्दो मार्जिन है, लेकिन यही कह रहे थे तज्ज़ियाकार के महर ख़ानदान जो है हमेशा से इस इलाके में रूल करता आया है और लोगों की वफादारियाँ उनके साथ ही हैं, लेकिन मोहम्मद बख्श महर ने तब्दीली ये की है इस मरतबा के वो जो आम आदमी के कनेक्शन हैं इन बड़े लोगों के साथ, उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। और इससे पहले यही समझा जाता था कि आप ना आम आदमी ना गरीब किसान इन लोगों के करीब जा सकता है, ना पास बैठ सकता है, ना एक सतह पर आकर बात कर सकता है, लेकिन मोहम्मद बख्श महर ने अपनी कैंपेन में जो है कई मरतबा इस तरह के मनाजिर देखे हैं कि उन्होंने लोगों में घुल मिल कर बातचीत भी की, उनके मसाइल भी जानने की कोशिश की। अच्छा, काफ़ी कांटे का मुकाबला अब्दुल्ला इस पे मुतवक्के था, लेकिन मोहम्मद बख्श महर काफ़ी मार्जिन से जीते हैं। 79,180 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि अहमद अली महर उन्होंने 72,000 वोट हासिल किए हैं। इसी पर बात करेंगे। PTI के रहनुमा सूबाई रुकने सिंध असम्बली भी हैं, PTI के सदर भी हैं सिंध में, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ आ गए हैं।
शेख साहब, सबसे पहले तो घोटकी में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। आपकी जमात अपनी जीती हुई सीट नहीं बचा पाई, कितनी परेशान कुन ये बात है हुकूमती जमात के लिए? देखिए, एक तो बता दूं कि ये आज़ाद उम्मीदवार को हमने हिमायत की थी, बिल्कुल वो हमारे अपने थे, हमारे जो वजीर साहब थे उनके साहबजादे थे, लेकिन वो हमारी सीट पर नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। और दूसरी बात ये है कि ये एक, और वो पहले भी आज़ाद इलेक्शन जीत के उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी और इस वक्त उनके साहबजादे भी आज़ाद लड़ रहे थे। तो ये मैंने कहा आपको क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए थोड़ी सी। दूसरी बात ये कि एक तरफ था एक आज़ाद उम्मीदवार और एक तरफ थी पूरी सिंध की सरकार। आपने देखा होगा कि बिलावल साहब ने पूरा 5 रोज वो वहाँ रहे थे, अपनी फैमिली समेत, अपनी पार्टी समेत। वज़ीर आला साहब वहाँ मौजूद थे, अपने कैबिनेट समेत 4 वजीरों को। अच्छा शेख साहब, जहां जोर उस तरफ से लग रहा था वहीं कांटे का मुकाबला इस तरफ से भी जारी था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत कर रही थी। जाहिर है इनके वालिद साहब की नशिस्त थी, तो एक वो फैक्टर भी था कि उनके इंतकाल के बाद साहबजादे खड़े हुए हैं। GDA की तमाम जमातें जो हैं इनकी हिमायत कर रही थी। आप खुद भी इस कैंपेन में पेश रहे हैं और भी बहुत से नामवर लोग हैं जो इस कैंपेन में शामिल रहे हैं, घोटकी में जाकर भी। तो आपको लग रहा था कि इस तरह से बाआसानी जीत जाएगी पीपल्स पार्टी ये नशिस्त? जो जिस अंदाज से यहाँ तमाम सरकारी, सिंध सरकार की जो भी फैसिलिटीज वहाँ मिल सकती थी वोटर्स को, वो दी गई। मैंने बताया ना कि वज़रा जिनको सिर्फ बराए नाम इस्तीफे दिलाए गए, लेकिन वहाँ मौजूद थे वो। और उसके बाद एक सीट के ऊपर सिंध के तमाम वसाइल लगा दिए जाए। 4000 पुलिस वहाँ भेजी हुई थी। कल आपने देखा होगा कि पुलिस का काम नहीं था, पोलिंग स्टेशन 4000 की तादाद में पुलिस वहाँ थी। अच्छा, आपको लगता है कि आपको तहफ्फुज़ात हैं कोई गुज़श्ता रोज के इलेक्शन पर, या आप समझते हैं कि हाँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? देखिए जी, हम इसको फ्री फेयर इलेक्शन डे हम कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम उसमें नहीं कह सकते कि ये कोई कल कोई बहुत बड़ा कोई गलत काम हो गया, लेकिन तरीक़ेकार गलत था। प्री इलेक्शन बहुत कुछ हुआ वहाँ। इलेक्शन डे पे 4000 पुलिस जो आई, जिसमें बगैर वर्दी के बहुत सारे, मतलब लोग कम होते थे, पुलिस वाले ज्यादा होते थे। बहुत सारी पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनको अंदर होना नहीं था। और मतलब बहुत सारे ऐसे, इससे पहले इन्होंने वहाँ जंगलात के नाम के ऊपर लोगों पर FIR काटनी शुरू कर दी। मतलब जंगलात की जमीनें, नासिर शाह साहब का बयान आया हुआ है कि 78,000 एकड़ जमीन जंगलात की गैर कानूनी पीपल्स पार्टी ने अपनों को अलॉट कर दी है। लाखों एकड़ जमीन पर जंगलात के लोगों का कब्जा। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, जो भी है, आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि PTI अपनी यहाँ से नशिस्त अब जैसे हारी है, तो PTI ने गेन नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी का गेन है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में PTI यहाँ से ये सीट हारी थी। मानूंगा नहीं ना, पिछले इलेक्शन में भी आज़ाद जीते थे वो, बाद में PTI को ज्वाइन किया था। उसके बाद भी इस दफा आज़ाद उम्मीदवार, आकाश, अगर उनके पास हमारा टिकट होता, बल्ले का निशान होता, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। अगर उनके पास बल्ले का निशान होता तो डिफरेंट। ये PTI नहीं हारी है, हमारे इत्तेहादी हैं, बिल्कुल हम उनके साथ थे, मैं खुद साथ खड़ा था PTI सपोर्ट, लेकिन हमारे उस अंदाज में नहीं थी। उनकी तो पूरी कैबिनेट उतरी हुई थी। मैं तो सिर्फ 5-6 रोज पहले गया था कि हो क्या रहा है इस सीट में, है क्या कि बिलावल साहब यहाँ मौजूद है, CM यहाँ मौजूद है। तो ये क्लैरिटी कर दूं, ये PTI सीट ना जीती है, थी पहले ना PTI सीट इस दफा हारी है। पिछली दफा भी आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, इस दफा उनके साहबजादे आज़ाद उम्मीदवार हारे हैं। कर देते हैं आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कहकर। शेख साहब, बिलावल ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है जो पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट जीती है और हुकूमत हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त हुई है, ये हुकूमत की माशी पॉलिसियों का नतीजा है। और ये जो महंगाई है जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है, उस पर आवाम ने अपना फैसला सुनाया है। मेरा ख्याल है 1 रोज पहले फाटा के अंदर भी आपने देखा होगा 5 सीटें हमारे थे, 39 वोट पीपल्स पार्टी के थे। नून लीग वॉश आउट हो गई थी, फाटा से पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो चुकी है। एक सीट के वहां PTI खुद मौजूद थी ना, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह PTI सबसे आगे गई है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो जितना जो माशी पॉलिसीज यहाँ हो रहे हैं, वही माशी पॉलिसीज वहाँ मौजूद है। जबकि बिलावल ने तो PTM के लिए बड़े जलसे के लिए, PTM के लिए बड़ी बातचीत की, PTM की लीडरशिप को सपोर्ट भी किया। फाटा के लिए मगरमच्छ के आंसू भी उन्होंने निकाले। तो ये 2 दिन पहले फाटा भी आप देख चुके हैं। एक सीट के ऊपर PTI की पॉलिसीज का वो नहीं हो सकता। लाजिम बात है, यहाँ तो पूरी सिंध हुकूमत का जोर था। सिंध सरकार। अच्छा, आपके फाटा में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें जीती हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। अब ये बताइएगा, आपके ख्याल में अगर यहाँ बल्ले के निशान से अहमद महर जो हैं अगर नशिस्त लड़ते तो उनकी जीत यकीनी होती? देखिए, बल्ले के निशान के ऊपर
मिडिल क्लास, बहुत सारे लोग जो समझते हैं वो खुद उसके ऊपर वोट देते हैं जाके। ये इन्होंने बल्ले के, एक तो निशान किसी को पता नहीं, दूसरा अगर बल्ले के निशान पे होती तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई वही रिजल्ट होता जो फाटा में था। बल्ले के निशान पे होते तो बहुत बड़ी मेजोरिटी हमारे पास होती, मेजोरिटी के साथ हम जीतते। नौजवान नए थे, निशान इनका नया था, तहरीक इंसाफ का निशान नहीं था, उस पार्टी का निशान था। और ये कि एक खानदान के अंदर लड़ाई, वो दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, मामू भांजे आपस में वो रहे थे, इनके वालिद और वो सगे बहनोई साले बहनोई थे जिनकी डेथ हुई थी। बात एक घर के अंदर वो दिया गया। अगर पीटीआई मुकाबला पीपल्स पार्टी होती तो वही रिजल्ट होता जो फाटा में वहां। बहुत शुक्रिया आपका। हलीमा दिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, कहते थे कि ये हुकूमत हिमायत चला रहे हैं इसलिए हारे हैं। अगर पीटीआई बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो फिर यकीनन पीटीआई की जीत होती, ये उनका मौक़िफ़ था। इसी पे बात करते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, मुबारक हो आपको। लेकिन हुकूमती वफाक में जो हुकूमती जमात है और जिनके हिमायत याफ्ता कैंडिडेट भी थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तमाम मशीनरी है एक हल्के की एक ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर लगा दी गई। देखिए, बिल्कुल सही गलत बात कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन मैंने भी लड़ा था 2017 में। उस वक्त भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया और रिकॉर्ड की बात है कि हमारा कोई वजीर उस हल्के में नहीं आया, कोई रहनुमा बड़ा जो पाबंदी उस हल्के में नहीं आया। जबकि मेरे मुकाबले में जो एमक्यूएम थी उसने पूरा, उनके मेयर, उनके एमएनए, उनके एमपी, सेनेटर्स, वो पूरे उस हल्के में रहे और डीएमसी के चेयरमैन वहाँ रहे। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के सारे वसाइल में इस्तेमाल किए। वो रिकॉर्ड पर हैं, तस्वीर मौजूद हैं, उनके जलसों की तस्वीर हैं, वो सब करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने जीता। एग्जैक्टली यही इस हल्के में हुआ। और आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि इस हल्के में वजीर आज़म खुद गए हैं, गवर्नर सिंध खुद गए हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर्स उनके साथ गए हैं और सिर्फ ताज़ियत के बहाने पर गए। हालांकि जब इंतकाल हुआ उस वक्त ना काबीना के अंदर उस मरहूम की दुआ कराई गई, ना उसको याद किया गया और ना उस वक्त कोई रहनुमा इनका ताज़ियत के लिए गया। लेकिन जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हुआ तो ये वहाँ पहुँच गए। पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक किया कि अगर हमारे दो वज़रा की हम समझते थे कि हमें ज़रूरत है वहाँ पर काम करने की, तो उन्होंने अपनी वजारतों से इस्तीफा दिया और उसके बाद जाकर एक वहाँ कैंडिडेट बने और एक ने जाकर वहाँ अपना थोड़ा सा काम किया। यही तो शिकवा है कि बराए नाम इस्तीफा दिया गया और उसके बाद वहाँ पर मौजूद रहे ये साबिक वज़रा सारे और वहाँ पर हुकूमती मशीनरी को कारगर करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। ये कि अगर कानूनी तौर पर हम पर पाबंदी थी कि कोई वजीर उस हल्के में नहीं जा सकता, तो मुझे आप एक वजीर बता दीजिए जो वहाँ गया हो। अगर किसी वजीर की हमें वहाँ जरूरत थी तो हमने उसको रिजाइन करवाया और रिजाइन करने के बाद वो गया। अब कोई माने या ना माने कि जी वो तो बराए नाम इस्तीफा था, इस्तीफा बिल्कुल इस्तीफा होता है। इनके गवर्नर ने उस इस्तीफे को मंजूर किया है। दूसरी बात जो ये कर रहे थे, मैंने भी सुना कि जी वो फाटा के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो गई और वहाँ कुछ नहीं थी। फाटा के इंतखाबात जिस तरह हुए हैं वो पूरी दुनिया को पता है। हमारे कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं, 144 लगाकर हमारे कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं करने दी गई। पीटीआई की कैंपेन सरकारी गाड़ियों में सरकारी एहलकार वहाँ करते रहे हैं। ये तस्वीर मौजूद है, आपके चैनल पे चलती रही है। तो फाटा के इंतखाबात का मवाजना करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक भोंडा मजाक है और उसके बावजूद भी फाटा में पीटीआई जो है वो सारी सीटें नहीं जीत सकी है। अच्छा, सीट की मैं एक अर्ज कर दूं आपसे, देखिए ये जो घोटकी की सीट है इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जो सिंध की सियासत को समझते हैं। ये बहुत बड़ा एक टर्न है, बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि सिंध की सियासत में तब्दीली है। ये कहना है कि जी मामू और भांजे खड़े हो गए, ये ऐसी बात नहीं है। अली गौर मेहर साहब एक बहुत बड़े पुत हैं सिंध की सियासत में, जिनके मुतालिक ये तासुर था कि उनको कोई नहीं गिरा सकता और ये उनकी घर की सीट है जो काफी अर्से से वो जीतते हुए आ रहे हैं। और ये इलेक्शन भी कोई इतना आसान नहीं था। यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त जीते हैं। 2018 में जबरदस्ती इनके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद करवाए गए थे और उस वक्त भी ये था अंदेशा कि ये जीत जाए, इस मरतबा दोबारा कोशिश की गई और इलेक्शन से 7 दिन पहले तक इनको अदालतों में लटका के रखा गया कि इनके पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे।
तो मुख्तियार वहां से किडनैप किए गए ताकि इनके पेपर्स को रिजेक्ट करने के लिए जो कागजात है उसके अंदर कोई रद्द-बदल कराया जा सके। तो हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को इलेक्शन से बाहर करने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने वहां अपना फैसला दिया और अली मालिक शेख साहब को इतना पता नहीं है और टीवी पे आके जितना बोलेंगे, जिन लोगों से बात करना चाहते थे उनको भी अंदाजा नहीं है। आप जरा सिंध की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले लोगों से पूछें, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है और बहुत बड़ी फतेह पीपल्स पार्टी की है। बहुत शुक्रिया आपका रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी हमारे साथ पहुंचा। इससे ख़ानदानी टसल या ख़ानदानी जंग से इबारत नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी शिकस्त है मुखालिफिन की और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि वो जो लेगेसी थी उनको इंडिस्पेंसिबल समझा जाता था, उन्हें ऐसा समझा जाता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता इस हल्के में। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीती है और हर मरतबा जो इंडिविजुअल हैसियत से, इंडिपेंडेंट की हैसियत से मेहर ख़ानदान का ही एक रुकन ये इलेक्शन जीतता आया था, वो इस मरतबा हार गया। और बज़ाहिर तो एक सीट है, तो इस एक सीट की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्त सिंध पर मजबूत है, इससे ये ज़रूर पता चलता है। बहरहाल अभी कुछ आगे बढ़ते हैं और जिससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म की कुछ ड्रेसिंग के हवाले से, तो कुछ उसी का ही जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका हर जगह ज़ेर बहस है। ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, हर जगह आपको यही तस्वीर नज़र आएंगी और इनकी सियासी कामयाबियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन अमेरिका में इमरान खान की खुश लिबासी के भी काफ़ी चर्चे नज़र आते हैं। इन तस्वीर में भी आप देख सकते हैं इमरान खान के सादा मगर पुरवकार लिबास ने पाकिस्तानियों के साथ साथ अमरीकियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। और वो जो खान चप्पल है ना, वो व्हाइट हाउस में भी खान साहब पहनना नहीं भूले हैं। वो रिवायती पेशावरी चप्पल इमरान खान ने रिवायती शेरवानी से हटकर इस मरतबा शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहनी है, जो उन पर बहुत जच भी रही थी। और इस शायाने शान ड्रेसिंग के पीछे डिज़ाइनर फहद सैफ का कमाल है। और ये हमें सब कौन बता रहे हैं जनाब? आप सरप्राइज होंगे, बता रही है। हुमा जो है इस्लामाबाद में, तो हमने सरप्राइज मेरे ख्याल तोड़ दिया है। हाँ, आप बताना नहीं चाह रहे थे जनाब। हुमा आपकी मुलाकात करा रही हैं, मोहतरम ये ब्रांड है और जब वहाँ पे बैठी हैं फहद के साथ, और क्या सोच थी उनकी इसके पीछे इन डिज़ाइनर की, ये भी ज़ाहिर हुमा उनसे पूछेंगी। पहले ये सेगमेंट देख लेते हैं। Prime Minister Imran Khan का visit to America has been the highlight for Pakistanis, obviously in Pakistan and Pakistanis living abroad. बहुत सी चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की जा सकती हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं मेंशन करूँगी। एक तो जो उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है और यूरोप से भी ट्रैवल किया और कनाडा से भी बहुत लोग आए, उनको एड्रेस किया। दिस इज़ रियली द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान का कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई लीडर इस तरह जाके पाकिस्तानियों से वहाँ बात करे डायरेक्टली। सो दिस वॉज अ हाईलाइट। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ जमा हुए थे, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली, माई ओन कज़न्स। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत अप्रिशिएट हो रही है, वो इमरान खान साहब की सिंप्लिसिटी बहुत अप्रिशिएट की जा रही है, ख़ास तौर पे द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ, स्पेशली जो उनकी वार्डरोब रही है, जो वो पहनते रहे हैं इस ट्रिप में, वो बड़ी वैसे तो खान साहब जो भी करते हैं वो स्क्रूटनाइज होती है चीज़, लेकिन ख़ास तौर पे उनके कपड़ों पे बड़ी नज़र रही है लोगों की। सो वी फाउंड आउट कि खान साहब ने जो वहाँ अटायर पहना हुआ है, विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी अटायर, वो उसके डिज़ाइनर कौन है। तो आज मैं इस्लामाबाद में हूँ एंड आई एम विद फहद सैफ, हु इज़ द मैन, द ब्रेन्स बिहाइंड मुहतरम, द ब्रांड दैट जिन्होंने खान साहब की वार्डरोब डिज़ाइन किया। हाय फहद, हाउ आर यू? बिग अचीवमेंट फॉर यू आई गेस। आपने खान साहब के लिए ख़ासतौर पे, मतलब खान साहब की पॉपुलैरिटी इज़ नॉट लाइक एनी अदर पाकिस्तानी लीडर। वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी आपको पता है कि क्या पॉपुलर रहे हैं, तो उन पे हमेशा ही नज़रें रही हैं, हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, व्हाट ही वेयर्स, और इस पर उनके कपड़े हैव बीन द फोकस। तो इज़ इट लाइक अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहा है और ऑल आइज आर ऑन हिम और उनको ड्रेस करना है? इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज ऑलवेज, या इंटरनली तो एक चैलेंज रहता है हमेशा से, बट सरप्राइजिंगली ये पहली बार हुआ है कि द चैलेंज वाज टू कीप इट एज सिंपलिस्टिक एज पॉसिबल। एंड इस चैलेंज की खूबसूरती यही रही है कि हमें जो पर्सोना बिल्ड करना था उनकी लुक के अगेंस्ट, वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक येट क्लासी एंड ऑल्सो समथिंग दैट कैन रिप्रेजेंट अ ट्रू पाकिस्तानी। From color choices to the wardrobe choices, हमने उसको जहाँ तक देखा है वो बहुत ही नफीस
और बहुत ही पाकिस्तानियत वाले एंगल में नज़र आएंगे हमें। ज़बरदस्त। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो खान साहब ने आपके जो आउटफिट्स हैं, आपके कपड़े पहने हुए, इससे पहले भी ये पहनते रहते हैं? जी बिल्कुल। कुछ महीना पहले इनफैक्ट ये हमारे ब्रांड को इसी इस्तेदाद ने ये एक थोड़ी सी विजिबिलिटी मिली बिकॉज़ हमने खान साहब की जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप में आए हैं, हमने उनके लिए एक वार्डरोब रीडू करना शुरू की। तो इससे पहले भी चंद माह पहले हमने उनके लिए कुछ मलबूसात बनाए, कुछ कपड़े तैयार किए एंड फिर लकीली उनको अच्छे लगे हमारे डिज़ाइन, तो वो ही चीज़ फिर अब फॉलो होती आ रही है। फ़हद, आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से? जी नहीं, मेरी अभी तक पर्सनली नहीं हुई एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वाई। आई एम वेरी श्योर उनको अपनी कैबिनेट से मिलने के लिए भी इतना टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि ही रियली इज़ वर्किंग टायरलेसली टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द कंट्री। एस्पिरेशन है, मिलेंगे इंशाल्लाह, अच्छा काम करते रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्त कनेक्शन है, आई मस्ट से, कि मतलब आप मिले भी नहीं हैं और ज़बरदस्त उनके लिए आप उनकी वार्डरोब कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रिप हो, इंटरनेशनल टूर हो, वो भी यूएस का हो, जिस पे ऑल आइज़ आर ऑन हिम। तो उसमें अगर रिप्रेजेंटेशन है, आई वुड ऑल्सो से फ़हद आपकी कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि अगर खान साहब की आप मैनिफेस्टो देखें, उनकी फ़िलासफ़ी देखें, तो वो ऑस्टेरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करते रहते हैं, हर चीज़ को वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो उनकी लुक इज़ द फर्स्ट थिंग जिससे आप वो देख सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। सो उसको भी टोन डाउन करना एंड येट स्मार्ट रखना इज़ अ चैलेंज एंड अ हाफ, एंड यू हैव अचीव्ड इट सुप्रीमली। कुछ रिस्की चीज़ें करना चाहेंगे कि खान साहब ये भी पहने हमारी, तो मतलब हाउ फार वुड यू पुश इट? इट्स इंटरेस्टिंग यू जस्ट मेंशन दैट। शुरू में आपने नोटिस किया होगा उनके कमीज शलवार के कलर्स ज़्यादातर वाइट, ऑफ वाइट कलर्स में रहते थे। जो हमने इससे पिछली बार उनकी एक लुक बनाई थी, उसके अंदर एक काफ़ी वाइब्रेंट ब्लू कलर उन्होंने पहना था, पैलेस ब्लू कलर है वो, जो कि यूजुअली एक ऑड चॉइस नज़र आती है अगर आप कभी भी शलवार कमीज़ के लिए जाएंगे। तो डेफिनेटली हमने उसको उसके साथ प्ले अराउंड किया है। इवन इस लुक के अंदर हमने नेवी ब्लू, मिडनाइट ब्लू कलर यूज़ किया। आइडिया यही है कि उसको थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाया जाए, बट इस तरह ना किया जाए कि वो उनका जो डेकोरम है, उनका जो एक पूरी एक लुक है, पर्सोना है, वो चैलेंज हो जाए। आपने देखा होगा अमूमन एक क्लासिक नेवी ब्लू सूट पहना जाता है किसी भी फॉर्मल इवेंट पे, सो हमने उसी नेवी ब्लू कलर को रेप्लिकेट कर दिया शलवार कमीज़ के अंदर, ताकि वो ऑल्दो जब सामने आमने सामने लोग बैठे तो मैच भी करे, लेकिन उसके अंदर एक अपनी शनाख्त भी हो। इतना ज़बरदस्त किस्म का, मतलब इससे बेहतर आपकी मार्केटिंग क्या हो सकती है कि खान साहब आपके कपड़े पहन रहे हैं। तो ये हुआ किस तरह? अगर हमारे ऑडियंस वुड लव टू नो कि ये कनेक्शन बनी किस तरह? वेल, आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर दैट हार्ड वर्क विद गुड फेथ ऑलवेज पेज ऑफ। इट इज़ डेफिनेटली अ कोइंसिडेंस। खान साहब की पार्टी के कुछ हजरात हैं जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी सारे हैं, बट उनके अच्छे रेफरेंस की वजह से, उनके एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, बिकॉज वी डिड अ गुड जॉब विद देयर वर्क, दे वर हैप्पी विद आवर वर्क। उनका काम अच्छा हुआ तो उन्होंने फिर आगे रिकमेंड किया एंड अपॉर्चुनिटी मिली। एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसे मौके पे आपको मिलती है, यू कैन ईदर डू वेल Make it or break it. or break it. Right. So alhamdulillah, God has been kind. They liked what we made and it's been onwards and upward. अच्छा, I happen to go on your social media, आपका जो है सारा इंस्टाग्राम वगैरह पर, there are some pretty big names in the industry, ख़ासतौर पे हमारी very flourishing, आपको पता है कि हमारी entertainment industry है, तो उन लोगों के लिए आपने किया है। Who do you like dressing up the best, जो बड़ा funky हो and very risk taker हो? नाम लें। काफ़ी सारे, आई मीन हमारे नई मूवी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आई वर्कड विद उस्मान खालिद भट्ट, आई वर्कड विद अली रहमान, आई वर्कड विद गौहर रशीद। सो हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल सेंस है, हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से प्ले अलॉन्ग करना पड़ता है। बट एक मेरी गुजारिश उनसे भी होती है कि हमारा एक ब्रांड की फ़िलासफ़ी है, एक डिज़ाइन एस्थेटिक है, उसको हम ज़रूर इंटैक्ट रखेंगे, बिकॉज दैट इज़ समथिंग, इट्स एन एसेट इन द लॉन्ग टर्म जो बिल्ड कर रहे हैं हम। सो उसकी गाइडलाइंस के अंदर रह के वी प्ले अराउंड। आपकी फ़िलासफ़ी, आई नो इट्स वेरी पाकिस्तानियत, मेड इन पाकिस्तान, आप बहुत प्रमोट करते हैं, आप कहते भी रहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट टू यू? It's everything.
बिकॉज वी लाइक टू कॉल इट द पाकिस्तानी ड्रीम, बिकॉज एक उसके अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट है. द नेम मोहतरम इटसेल्फ जहाँ से वो अराइज हुआ, इट टुक मी अ वाइल टू कम अप विद द नेम, बट इट वाज सपोज्ड टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन way of life, not just about clothes, but it needs to become a lifestyle brand. So when you wear a Mohteram piece, it's not just clothes you're wearing, it's your own personal journey, it's your own personal life that you're wearing. So मोहतरम का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह आया कि एक इंसान, एक मर्द का जो ज़िंदगी का जर्नी होता है, जब वो लड़कपन से बुढ़ापे तक जाता है, तो हर स्टेज पे वो एक मोहतरम होता है. एंड इसी फ़िलासफ़ी को लेते हुए हमने बनाया है. तो मोहतरम एक बच्चे का ब्रांड भी है, मोहतरम एक 70 साल के बूढ़े इंसान का ब्रांड भी है. अच्छा, a lot of people watching us right now would like to ask you, खासतौर पे ख़वातीन, मोहतरमा का भी कोई है इसमें? आपने कोई फ्यूचर प्लान्स में कुछ लड़कियों के लिए, कुछ ख़वातीन के लिए? जी डेफिनेटली. अभी इस साल से हमने अपनी वुमेंस वेयर कलेक्शन भी शुरू की है. नाम चूज़ करते हुए आई मेड इट अ पॉइंट कि इट नीड्स टू बी यूनिवर्सल. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मुझे अक्सर रिआइट्रेट करना पड़ता है. मोहतरम फ़ारसी में इज़ अ यूनिसेक्स टर्म. जी, उर्दू के अंदर मोहतरमा क्रिएट हुआ था, बट मोहतरम अगर आप फ़ारसी में देखें तो वो इक्वली यूज़ होता है ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी. सो उसको नाम को रखा भी इसलिए गया था क्योंकि उर्दू की भी शनाख्त फ़ारसी ज़बान से ही बनी. सो वी चोज़ द फ़ारसी side of the word Mohteram to create the name. Awesome. So basically this is not the last that you are hearing of Fahad Saif. अभी बहुत सी चीज़ें और आनी है. और अब खान साहब की अटायर पे वैसे तो हमारी नज़रें थी हमेशा से, but now we know the brains and the man behind it. तो अब ज़रा हम और भी उनको चेकआउट किया करेंगे. Thank you so much Fahad. Wonderful Humayun, thank you. It's so good to see you back on screen. और बड़ा ज़बरदस्त आपने इंटरव्यू किया and I'm really looking forward to this, to see their collection as well. लेकिन टेंशन ये है कि इनका आउटलेट अभी इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद जाएंगे तो ज़रा डिटेल से लेकिन ये एक कलेक्शन देख मुख्तलिफ इसमें सकेंगे. चीज़ है अब्दुल्ला के ब्रांड की फ़िलासफ़ी, तो ये मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी है. वैसे नाम से ही जाहिर है कि मोहतरम और एक बड़ा ही पाकिस्तानियत तो उसमें नज़र आती है, लेकिन ब्रांड की जब फ़िलासफ़ी हो और वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ का लिबास पहन रहे हों तो ज़ाहिर है सारे पाकिस्तानी अब यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रेस बनवाएं. अच्छा जी, अब मुझे लग रहा है कि हम ज़रा दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है कि हम ब्रेक ले रहे हैं? हाँ जी, हम ब्रेक लेंगे. और जनाब हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, और हम आपको क्या बताना चाहते हैं ये हम आपको बता दें कि असासे ज़ाहिर करने की स्कीम गुजरे 3 हफ्ते हो गए. हुकूमत ने बेनामी जायदादें ज़ाहिर ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के ऐलानात किए थे, लेकिन अभी तक उन पर अमल होता कहीं भी दिखाई नहीं देता. हुकूमत का दावा था कि तमाम लोगों का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है. ऐसा ही है तो फिर अब एक्शन क्यों नहीं हुआ है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा था कि हुकूमत के पास इस बार जो मालूमात हैं वो पहले कभी नहीं थी. वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं. मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूँ कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें. 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं मिलेगा. और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी. इसलिए इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं. दीगर हुकूमतदारों के अलावा भी चेयरमैन FBR कई बार ये कह चुके हैं कि बस कार्रवाई शुरू ही होने वाली है. CNIC की रिक्वायरमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस क्या इस वजह से है कि CNIC अवेलेबल नहीं है, या CNIC की गाइडेंस इस वजह से है कि वो लोग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते? CNIC की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो सिर्फ सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों की है, जो 147,000 हैं तकरीबन. जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है. और अब इस स्कीम को ख़त्म हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई. और जितना वक्त गुजरता जाएगा सासे छुपाने वाले कोई ना कोई बचत की राह निकाल लेंगे और फिर आइंदा हुकूमती बात पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखन हमारे साथ हैं और रियाज आंधी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में. इन दोनों से बात करेंगे. सबसे पहले अशरफ के पास चलेंगे. अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अशरफ, आप ये बताइएगा कि हुक्काम का दावा था कि इदारों के पास मुकम्मल डेटा मौजूद है, इसके लिए एक्शन में कोई मसला नहीं होगा. वो लिस्टें कहाँ हैं? अब तक कोई कार्रवाई अपैरेंटली शुरू हुई नहीं है.
उन्होंने कहा है कि हमने डेडलाइन दी है कि 15 रोज़ के अंदर अंदर बैंक्स अपने जो बेनामी अकाउंट्स हैं उसके तफसीलात हमें दे दें, और साथ ही ज़रा रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं सूबाई, उनको भी मुतल्लिका सूबाई अथॉरिटीज़ को ख़त लिखे गए हैं, उनसे भी बेनामी जायदादों की तफसीलात मांगी गई हैं, उसके बाद शायद अमल दरामद होगा। बज़ाहिर ऑन फेस तो यही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है हुकूमत शायद बहुत बड़ी पकड़ दकड़ से घबरा रही है, नहीं चाहती कि बड़े वसी पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हों, उससे रिजेंटमेंट हो, पैनिक हो, उसका मार्केट पे कारोबारी सरगर्मियों पे मनफी असर हो, जो कि पहले ही खासा मनफी है कहा जा रहा है। पाकिस्तान में ओवरऑल एक्टिविटी जो है एक पिछले 1 साल में स्लो डाउन हुई है, उस वो शायद हमारा अंदाज़ा है कि एक घबराहट ये है ज़रूर, जिसकी वजह से कोई बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की। अच्छा शब्बर ज़ैदी तो अपनी तरफ से कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन FBI का स्टाफ क्या चाहता है? क्या वो कार्रवाइयों के लिए तैयार है? जो उनका यही एक गिला है चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब से, जो सामने आके ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन इनफैक्ट है ज़रूर कि हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इख्तियारात के बगैर टैक्स वसूली का कहा जा रहा है, कार्रवाई का कहा जा रहा है। पाकिस्तान के गिवन माहौल में जो पिछले साल से एक चीज़ चलती आ रही है, जहाँ से जो भी हुआ है मारदाट से हुआ है, आराम से पाकिस्तान में कभी किसी ने टैक्स नहीं दिया, बल्कि दुनिया भर में कोई भी खुशदिली से टैक्स नहीं देता। टैक्स वसूल करना एक सबसे मुश्किल फिनोमेना है ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अगर इख्तियारात FBI से लेकर टैक्स वसूली करनी है, फिर मुझे ये बात मुमकिन नज़र नहीं आती। ये भी ज़रूर अपनी जगह दुरुस्त है कि FBI के एहलकारों के पास, अफसरानों के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए, ये भी एक दुरुस्त है। अंधाधुंध उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही उनके इख्तियारात ख़त्म कर दें। ये एक मिक्स अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जब तक ये अरेंजमेंट नहीं होता, FBI के अफसरान जो हैं, जो एहलकारान जो हैं, वो खुश दिली से ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि शायद उनका सवाल किसी हद तक जायज़ भी है। इसके बगैर टैक्स वसूली कैसे करेंगे, ख़ास तौर पे जब पूरा मुल्क इकॉनमी जो हो ब्लैक इकॉनमी है, नॉन रजिस्टर्ड है, टैक्स देने के आदी नहीं है, टैक्स चोरी की आदत पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ मलकम हमारे साथ मौजूद थे। जहाँ FBI के अफसरान को ये शिकवा है कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, वो कैसे टैक्स वसूल करेंगे, वहीं आवाम को, लोगों को ये शिकवा है कि भाई FBI के एक दफ़ा चुंगल में फंस गए तो फिर इतने बड़े बड़े केसेस और इतने बुरे केसेस भी सुने हुए हैं कि कानों को हाथ लगाया जाता है उनको सुनकर। तो क्या करें, ये मिडिल ग्राउंड कैसे? और सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि ट्रस्ट का फुकदान है। ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर मुझे, आपको ये ट्रस्ट हो कि FBI हमारा अपना इदारा है, हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेगा, हमारा ख्याल करेगा, हमारी सहूलत के लिए बैठा है, तो आप यकीन मानिए कि लोग टैक्स देंगे। लेकिन क्योंकि माजी की प्रेसिडेंट्स इतनी बुरी है, इसलिए लोग कतराते हैं, डरते हैं, भागते हैं। रियाज आंधी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात पर उनकी, उनको ज़रा हमने दावत दी है स्टूडियो में। रियाज, मसला तो है और मुझे ये लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा मेजर सबसे बड़ा इशू ही ये है। ना FBI को लोगों पे जो टैक्स देने वाले हैं उनके ऊपर एतमाद है, ना टैक्स देने वालों को दूसरी तरफ एतमाद है। तो यस, ये जो एरिया है ये बहुत ही अनसेल वाटर है ये बेसिकली, और लेकिन हमें उस तरफ जाना है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, कारकर्दगी भी तो इतनी हमेशा सवालिया निशान रही है ना। जो लोग टैक्स फाइलर्स भी हैं और जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़ा अपना ट्रांसपेरेंट तरीके से टैक्स फाइल करते रहते हैं, FBI उनको इतना ज़्यादा पेएबल, उनको वापसी जो इतने करने हैं वो करोड़ों अरबों तक पहुँच चुकी है। अब रकम वो कहते हैं जी हमें तो 1 रुपया नहीं मिला आज तक, रिफंड की बात कर रहे हैं, इतना हमारा रिफंड है, वो तो आज तक मिला नहीं, फिर कहते हैं और टैक्स दिए जाओ। तो हमें पहले वाला तो दे दें, हम और कैसे दे दें? ये डेफिनेटली ये भी इशू है कि जो ज़ीरो रेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं कि उनके जो सेल्स टैक्स के रिफंड थे, तो यस, फिर से यही कहूँगा कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हम मार्च तो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन यस डेफिनेटली ये एक एरिया है जिसमें हमें जाना है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये कोशिश ही ना करें। ये कोशिश तो करनी है बहरहाल, और कोशिश हो रही है। नंबर 1 जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त डेफिसिट के अलावा, सेकंड है इनके पास कैपेसिटी नहीं है, लोग ही नहीं है, इनके पास सिस्टम ही नहीं है। इदारा कितना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस 20 करोड़ आवाम से इतने मुतहर्रिक तरीके से टैक्स वसूल कर सकता है? आप देखेंगे जब आखिरी दिन होते हैं, जब लोग टैक्स अपना रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, या एमनेस्टी की जब बात चल रही थी, तो उस वक्त वो सिस्टम चोक हो गया था।
यानी लोग लॉगिन नहीं हो पा रहे थे, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। यस, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। और कुछ ऐसा भी है एंडी के कहते हैं कि चेयरमैन एफबीआर और जो स्टाफ है उसमें भी कुछ हमआहंगी का फुकदान है, तो ये भी कोई वजह हो सकती है? यस डेफिनेटली। पिछले दिनों जब शब्बर जैदी साहब को हटाए जाने की, उन्हें मुशीर बनाए जाने की और उनकी जगह किसी और को लाने की बात हो रही थी, तो ये डेफिनेटली मार्केट को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज देता है कि एक तरफ तो आप सारी काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो शख्स ये कर रहा था उसको हटाने की बात हो रही है। ये इट्स नॉट अ गुड मैसेज, सिंपल। तो यस, ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताइए आप, बड़ा दुकानदार तो एक वकील टैक्स लॉयर हायर कर लेगा और वो कर लेगा, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मालदार होते हैं वो कारोबारी भी, जिनकी छोटी छोटी 6-6 फुट की दुकानें होती हैं, या मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं, टैक्स तो ज़ाहिर है उन्हें भी देना है। वो कैसे एक लॉयर अफोर्ड करेंगे, वो कैसे टैक्स फाइल करेंगे? आप यकीन मानिए, मैंने 4 साल के ऑनर्स के बाद एक 2 साल मास्टर्स की डिग्री भी ली हुई है, उसके बावजूद भी जब मैं पोर्टल खोलता हूँ ना तो मैं चकरा जाता हूँ। एंड आई हैव बीन अ बिजनेस स्टूडेंट। देखिए, ये इस सिलसिले में एफबीआर ने ये बात की है कि हम इसको जितना सहल, जितना आसान कर सकते हैं उर्दू के अंदर भी। क्या अंग्रेजी का लेआउट इतना बुरा है, टैक्स रिटर्न फाइल करने आप बैठे कंप्यूटर पे, समझ नहीं आता मुझे तो। अब्दुल्ला, मैं यही कह रहा हूँ और नाजरीन को भी ये बात शायद समझनी चाहिए कि इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से जो हमने अगला 1 साल अगला गुजारना है, क्या होगा, बड़ी अनसर्टेनिटीज़ है। लोग चाहते हैं कि टैक्स नेट जो है, ये टैक्स बेस जो है वो बढ़ना चाहिए। टैक्स बेस उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप नए एवेन्यूज़ को टैक्स करने जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन कम होता है। तो यस, ये चीज़ें हैं। आपने अभी सवाल उठाया कि एमनेस्टी के बाद ये कहा जा रहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? उसकी शायद एक वजह ये है कि 2 अगस्त तक जो है आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं पिछले साल का, तो मे भी ये उसके लिए जो इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, एफबीआर का जो अमला है, हायर स्टाफ है, स्पेशली इन कराची, वो बड़ा डेडिकेटेड है इस वक्त कि उसने जाके कार्रवाई करनी है, उसने डेटा कलेक्ट करना है और उसने ये काम जाके करना है, बिकॉज उनके ऊपर जो प्रेशर है। पिछले दिनों हमारी IMF मिशन के हेड से बात हो रही थी और उसने कहा कि हमने ये इतनी सख्ती के बावजूद, जब उनसे सवाल किया कि इसके बावजूद अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ता, टैक्स नहीं बढ़ता तो क्या होगा, उन्होंने कहा हम और सख्ती करेंगे इनके ऊपर, और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हमने ये तो करना है। हर कोई ये चाहता है कि यस, जो इनकम कमा रहा है उसको टैक्स में अपनी डालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए, ये काम जो है इसके ऊपर टैक्स रिफॉर्म कमेटी ने अपने सजेशन दिए थे कि आप एट अ टाइम जाएं, ये 10 साल का काम है। इन्होंने सारी चीज़ें एक साथ ही खोल दी है, कैपेसिटी के इशू है और सहल भी नहीं लगता है लोगों को, मैन पावर ही कम हो गया। समझ नहीं, मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये भी एक बहुत बड़ा मालियाती चैलेंज है कि 5,000 अरब 5,500 अरब रुपए हुकूमत को जमा करने हैं और इस साल में करने हैं। तो ये जिस तरह मशीनरी काम कर रही है एफबीआर की, ये हो सकेगा मुमकिन? वो उनका काम तो अपनी जगह पर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इकनॉमी के अंदर वो बॉयंसी है, वो ग्रोथ है जो आपको इतना रेवेन्यू दे सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर एक ग्लास की कैपेसिटी 10 लीटर की है और उसके अंदर अगर आप 20 लीटर पानी डालने की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? वो कैपेसिटी आपने क्रिएट करनी है। यस, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन और इस वक्त अगर आप मॉनेटरी और आपकी फिस्कल पॉलिसी देखें तो वो दोनों, मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपको वो कोशिश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप जितना कम कंजम्पशन कर सकें, आपको उतना कम कंज्यूम करना और उसके असरात भी ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। बहुत से हमारे ही दोस्त जो गाड़ियां लेने का सोचते थे, उन्होंने इरादे तर्क कर दिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। तो आपने 5,500 अरब रुपया आपने वहाँ से कलेक्ट करना है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो तकरीबन स्टैग्नेंट है। आप मुझे बताएं कितने घर और कितने प्लाजे और कितने मकान। और ऊपर से IMF की ये बात कि अगर ये इसके बावजूद नहीं होता, इतनी सख्ती के बाद अगर नहीं होता तो हम नरमी नहीं करेंगे, हम मजीद सख्ती करेंगे। भी सख्त हो जाएंगे। एक चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो 600 का स्टाफ है, जो जिनकी सब हो चुका है, उनके अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, बस एक सिग्नेचर करना है। इनको स्टाफ दें, इनको सिस्टम दें। वर्ल्ड बैंक ने एक 40 करोड़ का प्रोग्राम दिया है,
वो उनके सिस्टम को इन्हेंस करेगा। मीडिया को यूज़ करें, मीडिया के लिए इसके अंदर होना चाहिए, ये जो अवेयरनेस है ये हम ही फैला सकते हैं और हमारा जो इदारा है वो इसमें बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताइए इस तरह के सेगमेंट्स करते रहते हैं जनाब। अब एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें या रिटेल सेक्टर देख लें, इतना बड़ा सेक्टर है मुल्क का, कोई टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, या तो टैक्स सर्विसेज से लिया जा रहा है या फिर इंडस्ट्रीज से लिया जा रहा है। ये सारे जो मिसकंसेप्शंस है इसको क्लियर करने के हम ही क्लियर करेंगे, हम ही क्लियर करेंगे, इसको हम ही दोबारा से बुलाएंगे आपको ये क्लियर करने के लिए। हमारे हमसायों में क्या चल रहा है? सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर में सालिसी की पेशकश भारत को बैकफुट पर एक्चुअली ले आई है। भारत माने या ना माने, अमेरिका ने फैसला कर लिया तो ये मसला हल करा लेगा और कोई नहीं रोक सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ना सिर्फ वो मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म ने खुद उनसे ये दरख्वास्त की है। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. Along 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I'm willing to do that. ट्रंप के ये अल्फाज पूरे भारत खुसूसन जनूबी मीडिया पर बिजली बंद करके रहे हैं। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और मीडिया ने कहा है कि ट्रंप ने भारत पर कश्मीर बम गिरा दिया है। भारतीय हुकूमत वजाहतें दे रही है मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। मोदी सरकार इस हद तक भी गई कि अमरीकी सदर को झूठा करार दिया मगर दाल नहीं गली। ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। सोच समझ के कहा हो, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। हम चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदन में आकर ये कहें कि ये झूठ है और ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम यकीन करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कोई अफसर कहेगा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन नहीं करते हो, ट्रंप पर करे, तो ये ठीक नहीं। और मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत ने वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा है। इमरान खान ने भी सदर ट्रंप की पेशकश की तारीफ़ की और भारतीय रद्द अमल को हैरत अंगेज़ करार दिया गया है। आई वंडर, जब पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, अमेरिका भी तैयार है, तो भारत को आखिर क्या मसला है? ऐसी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक़ सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। सर, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है, हज़ारों लाखों लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका सालिसी के लिए रजामंद हो गया तो भारत को परेशानी क्यों है? आखिर किस चीज़ का डर है? बहुत आसान है। भारत डर रहा है कि भारत का जो कब्ज़ा है, जो कि नाजायज़ है और गैर कानूनी है कश्मीर के अवाम के ऊपर, कश्मीर के सरज़मीन पर, वो उसके हाथ से निकल सकता है। और ये भारत को इस बात का सख्त ख़तरा महसूस हो रहा है, उसको इस बात का डर है। और जहाँ तक सालसी का सवाल है, उसमें अभी फ़ौरन कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ना ही हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि बस ये मसला हल हो गया। ये बड़ा पेचीदा मसला है, बड़े सालों से चल रहा है। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की जितनी तारीख़ है उतने सालों से ये मसला भी पाकिस्तान के साथ है। तो ये इस वक्त अगर इसमें कोई पेशरफ्त होती है तो अच्छी बात है। सबसे अहम बात मैं समझता हूँ, हल होना अभी मैं नहीं समझता कि फ़ौरन होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब दुनिया के नज़रों के सामने कश्मीर का मसला आ गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सदर कह रहा है कि वो सालसी करने। ठीक, लेकिन सरवर साहब, भारत अब चाहे या ना चाहे और इसे माने या नहीं माने, अगर अमेरिका ने कह दिया है कि मसला कश्मीर वो हल कराएगा तो फिर उसे कौन रोक सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका के साथ ही इस पर खड़ी होगी। हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन देखिए, मैं बहैसियत तज्ज़ियाकार मैं ये कहूँगा कि ये अभी वाज़े नहीं है कि अमेरिका किस हद तक भारत पे दबाव डाल सकता है। मुमकिन है कि भारत अगर अमेरिका की बात न सुने तो अमेरिका उसी पॉइंट पे रुक जाए और आगे मज़ीद
उनके ऊपर प्रेशर ना डाले, क्योंकि भारत की दुनिया में अहमियत भी है और मैं अब बहैसियत पाकिस्तानी चाहूँगा कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र से कि ये बड़ा पेचीदा मसला है और भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं और बड़े अहम हैं। इसलिए आया ये मसला इस वक्त हल हो सकेगा कि ये अभी देखने की बात है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इन सब बातों को एक तरफ रख भी दिया जाए तो हमारे लिए बहरहाल एक खुशी की बात तो है सरवर साहब कि मसला कश्मीर हल होने की कोई उम्मीद अभी कम रोशन है, मध्यम है, लेकिन नज़र तो आई है। आप समझते हैं कि जल्द कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी इस सिलसिले में? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव पड़ रहा है कश्मीर का मसला हल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत खुशाइन बात है पाइए, और ये इसमें क्रेडिट या जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ है वो इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। तो इस लिहाज से ये अच्छा शगुन है, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर फ़िलहाल एकदम से हल भी नहीं हो सकता है और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये एक पेशरफ्त है जो कि सही सिम और इससे आगे बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और होपफुली देर से ही सही लेकिन होपफुली इसमें पेशरफ्त हो। अभी फ़ौरन तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही कोई ना कोई डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल एक चीज़ जो हमने सोशल मीडिया पे देखी जनाब, हुआ क्या है हमारे सुपरस्टार के साथ, जिस पे वो कुछ नाराज़ भी हमें नज़र आए। वसीम अकरम के साथ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हमले के नाराबाज सलूक पर स्विंग के सुल्तान ने अफसोस का इजहार किया है और वसीम अकरम कहते हैं कि हमले का रवैया अफसोसनाक था। दुनिया भर में सफ़र के दौरान शुगर के मरीज़ इंसुलिन साथ रखते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट के हमले ने लोगों के सामने बदतमीज़ी की और इंसुलिन को कोल्ड बॉक्स से निकाल कर प्लास्टिक बैग में रखने को कहा। फास्ट बॉलर का कहना था कि एयरपोर्ट पर मुनासिब सिक्योरिटी तदाबीर अपनाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जलील किया जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मसला उजागर होने के बाद मैनचेस्टर एयरपोर्ट के हुक्काम ने फिर उनसे रब्ता भी किया, आपको पता है? उनसे रब्ता किया और फिर उन्हें ये कहा कि अगर वो उन्हें राह रास्त मैसेज करें तो वो इस मामले को जल्द हल कर सकते हैं। जिसके बाद वसीम अकरम ने इस फौरी नोटिस पर, इस नोटिस लेने पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। इंसुलिन, देयर इज अ कोल्ड बॉक्स जिसमें इंसुलिन रखी जाती है और उसी में यूजुअली आप लेके ट्रैवल करते हैं। उसका एक अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उसके और पूरी दुनिया में पता है जो भी लोग शुगर के मरीज़ हैं वो इंसुलिन इसी तरह लेके ट्रैवल करते हैं। कभी भी कहीं भी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, लेकिन मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो है किस तरह से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। कोल्ड बॉक्स तो इंसुलिन बस अब देखें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और फिर आंसरेबल किया जाए उन ऑफिसर्स को जिन्होंने किया है। भाई क्या इंटरेस्टिंग किस्म के विजुअल्स हैं। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। बेल्जियम में जिंदा मुजस्समों का मेला सजा है। अगर आप बेल्जियम के करीब रहते हैं तो वहाँ पहुँच जाइए। मकामी आर्टिस्ट की महारत का शानदार मुजाहिरा है। These all look like statues, but these are not statues. लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि कितनी महारत है ये। किसी ने सफ़ेद पोश लड़की का मुजस्मा बनाया है जो कि अभी इस विजुअल में तो हम देख सकते हैं कि कार्ट के पास खड़ी हैं, छतरी इन्होंने उठाई हुई है। फिर तांबे का मुजस्मा भी कुछ नज़र आता है और एक आर्टिस्ट बगैर सर के जोड़े का मुजस्मा बना रहा है। बगैर सर के। लेकिन अच्छा ये कैसे बना होगा? ये हो जाता है, अगर आप यूरोप जाएं तो आपको इस सड़कों पे, ये तो पूरा फेस्टिवल लगा है ना। अदरवाइज यू वुड सी दीज स्टैचू काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रोमिंग ऑन द रोड, एज इन वो सड़क के किनारे किसी चौक पे, किसी फुटपाथ पे अपने आप को इस तरह असेंबल करके बैठे होते हैं। एंड देन व्हेन यू वुड गो नियर देम या फिर आप उनके साथ तस्वीर खिंचवाएं तो फिर वो आपको पता लगता है कि फिर वो आपको पता लगता है कि हाँ दीज आर नॉट द रियल स्टैचूज बट दे लुक सो रियल। और इसकी महारत ही यही है कि यू जस्ट डोंट मूव। दे लुक लाइक एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि बिल्कुल ये इधर से उधर नहीं हो रहे होते हैं। होते होंगे आई एम श्योर। जब आपकी आपकी नज़र इधर उधर हो रही होती है तो आई एम श्योर होते होंगे। फिर वेरी नाइस। ये क्या बनाया हुआ है? ये मुझे शुरू में लगा जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई कैरेक्टर है, लेकिन नहीं,
कुछ। किसी स्टैचू को कॉपी किया है। अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन पर जुल्म के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारे हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुके हैं। अगर फातिमा सुहेल के हम केस को देखें तो एक बार फिर इस चीज़ ने बता दिया है कि हुकूमत अपनी तरजीहात कहाँ पर देखती है। अहलिया पर तशद्दुद के मुकदमे में अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा फातिमा सुहेल की मुद्दत में लाहौर के थाना डिफेंस सी में दर्ज किया गया है। और फातिमा ने इस मौके पर पंजाब विमेन प्रोटेक्शन सेंटर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और इस मामले में एक अहम किरदार उन्होंने कहा कि इस यूनिट का भी है। जी बिल्कुल, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का अहम किरदार था इसमें, जिसका ना होना अफसोसनाक है। औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ बनने वाला मरकज़ अगर इस तरह के मामलात में फ़ाल नहीं होगा तो कब होगा। एक्चुअली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो है, फातिमा कहती हैं कि वो फ़ाल नहीं है इस केस में। फातिमा सुहेल का केस बताता है कि ना सिर्फ इस मरकज़ को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस तरह के मराकज़ कायम होने की ज़रूरत है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मुल्तान में एक सेंटर बनाया गया था जिसे मौजूदा जो हुकूमत है वो तकरीबन बंद करने के दरपे थी, लेकिन उसके बाद बड़ी कोशिश, बड़ी काबिश और बड़ी मेहनत के बाद हमने भी यहाँ बारहा आवाज़ उठाई है और इस मुद्दे को उठाते रहे, इस इशू को उठाते रहे। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जनाब इनको फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब पैसे नहीं देंगे तो वहाँ का स्टाफ तनख्वाही नहीं ले सकेगा, वो फंड, वो इदारा, वो सेंटर काम नहीं कर सकेगा। और सलमान सूफ़ी इसके रूह रवा हमारे साथ मौजूद हैं, हकूक़ निस्वा के कारकुन सलमान सूफ़ी साहब से बात करेंगे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सलमान साहब, फातिमा सुहेल केस के बाद नज़र ये आ रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने वाली ख़वातीन के लिए अब भी आवाज़ उठाना और मदद पाना बड़ा मुश्किल है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर भी इसके लिए कायम किया गया था। ये इदारा ऐसी ख़वातीन की मदद कैसे कर सकता है, पर्टिकुलरली इसकी कितनी ब्रांचेस हैं जो अभी काम कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, घरेलू तशद्दुद एक ऐसा मामला है कि जिस पे हमेशा से आवाज़ उठाना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा टैबू सब्जेक्ट है कि इस पे अगर कभी भी बात की जाए, वो चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, तो उस पे हमेशा से औरत को दबाने की कोशिश की जाती है। घर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर ही अगर औरत इसके ऊपर कंप्लेंट करे तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उस पर तरह तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उससे सब्र करने को कहा जाता है। तो वुमेन सेंटर जो इदारा है उसका बनाने का मकसद ये था कि फातिमा जैसी को ख़वातीन जो अगर हों तो उनको एक ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पे उनको ये तमाम प्रोटेक्शंस दी जा सकें जिसको वो चाह रही होती हैं। क्योंकि अगर वो घर अपना छोड़ के आएंगी तो सबसे पहले उनको शेल्टर चाहिए, अगर वो उनका खामद उनको मार रहा है तो उनको पनाह चाहिए, फिर उसके अलावा अगर उनको वहाँ पे मेडिकल की सहूलत चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, अगर उन्होंने वकील से मशवरा करना है तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर प्ले आउट करती हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें घरेलू तशद्दुद है या उसके अलावा कोई जिस्मानी तशद्दुद या किसी किस्म की हरासमेंट भी है तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर उसमें उनकी मदद कर। अच्छा सलमान साहब, इस सेंटर का बज़ाहिर टारगेट तो वो ख़वातीन थी जिन्हें मदद मैसर नहीं होती, जैसे किसी को माली मसाइल हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है। फातिमा के लिए ऐसा नहीं था, तो फातिमा जैसी जो ख़वातीन हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? अगर फातिमा जैसी खातून के जिसके पास माली मदद मौजूद है और उसके पास वकील भी मौजूद हैं तो वो भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में आके पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट के थ्रू केसेस दर्ज करवा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा है प्रोटेक्शन ऑर्डर। जिसमें एक मिसाल दूंगा कि जिस तरह ये उनका कहना है कि ये चीज़ काफ़ी अरसे से चल रही थी, तो अगर वो उस वक्त प्रोटेक्शन ऑर्डर अप्लाई करना चाहती तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के थ्रू फिर उनके खावन को या कोई भी शख्स जो उन पर तशद्दुद कर रहा है उसको ये बाउंड कर दिया जाता कि वो उनसे एक हद में, एक फासले से रहे, और अगर वो हद को अबूर करता है तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसके अलावा उस पर केस चलाया जाता है। इसके अलावा अगर उनके पास जाने की जगह मौजूद नहीं है, वो अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना चाह रही, तो रेजिडेंस ऑर्डर के तहत वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका कोई जेवर, उनकी कोई गाड़ी, उनकी कोई तनख्वाह, उनका खावंद या उनके घर के कोई भी शख्स ने इस पर कब्जा किया हुआ है तो इसमें मॉनिटरी ऑर्डर जो मौजूद है पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट में, उसके तहत वो मॉनिटरी ऑर्डर ये इंश्योर करता है
है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फातिमा को और या उस जैसी किसी भी खातून को वापस दी जाएँ, और ये मेक श्योर किया जाए कि अगर वो रहने के लिए एक अलहदा घर चाहती है तो उसका खावन या स्टेट ये प्रोवाइड करेगी कि उसको शेल्टर हो, और अगर उसका खावन इस काबिल है कि वो कमा रहा है तो वो उसको उसकी मर्ज़ी का एक घर लेके देगा। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे मिस हो रहा है, मैं कल भी आपका शो देख रहा था, उसमें ये चीज़ जो उनके वकील थे वो इस चीज़ को शायद एलैबोरेट नहीं कर सके कि इसमें एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर फातिमा जैसी कोई भी खातून है या कोई भी खातून जिस पे कोई भी जुल्म कर रहा है, वो चाहे मर्द है चाहे औरत, क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ मर्द जुल्म करते हैं, औरतें भी औरतों के ऊपर बहुत जुल्म करती हैं घर के अंदर। तो अगर औरत किसी औरत पे जुल्म कर रही है या मर्द किसी औरत पे जुल्म कर रहा है तो वहाँ पे एक क्लॉज मौजूद है जिसके तहत जुल्म करने वाले को 48 घंटे के लिए वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर उस घर से निकाल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात हमें बताई है। ये 48 घंटे के लिए उस जुल्म करने वालों को वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर उस घर से बेदखल कर सकती है। ये बताइएगा, ये सब मामलात सामने रखते हुए सलमान, हमें सर्टनली ये लगता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स का दायरा कार भी बढ़ाने की ज़रूरत है, नए कवानीन भी आने चाहिए। पहले तो यही मुद्दा उठाते रहे हैं हम कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन ही नहीं किया गया, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ बीवी पर होता है। डोमेस्टिक वायलेंस हमने घरों में माओं पर होते हुए देखा है। डोमेस्टिक वायलेंस घर में किसी भी रहने वाले शख्स पर घर का कोई भी और फर्द कर सकता है। इसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का एक लॉ मौजूद है कि इसको तमाम 36 अजला में ले जाने की ज़रूरत है। देखें, फातिमा लाहौर से बिलोंग करती थी, सेंटर मुल्तान में है, और उसका नेक्स्ट फेज़ यही था कि इनको तमाम 36 अजला में ले किया जाए, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और तमाम बाकी अजला शामिल हैं। इस हुकूमत से यही हमारी रिक्वेस्ट है पिछले 7-8 माह से हम जो कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको एक्सपेडाइटेड बुनियादों पर इसको लेके आगे चलें, क्योंकि हर जगह पर जब ये छोटे छोटे सेंटर होंगे तो वहाँ पर फिर औरतों के लिए आसानी होगी कि वो जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकें, क्योंकि उनके लिए थाने जाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा पंजाब प्रोटेक्शन और वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट में भी हालात के साथ साथ जिस तरह तब्दीली आ रही है उसमें भी कानून के अंदर अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं, क्योंकि कानून कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं होता। कानून लाया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसका किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, और फिर उस इम्पैक्ट के हिसाब से उसके अंदर अगर तब्दीली चाहिए तो जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान। जाहिर है कि मुल्तान में सेंटर कायम है और ये अपनी मिसाल आप सेंटर था जिसको वैसे चलाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन होपफुली वो ठीक से काम कर रहा होगा। दीगर शहरों में जो पंजाब में ख़वातीन हैं या मुल्क के दीगर शहरों में ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या सहूलत है? उनके लिए फ़िलहाल कोई सहूलत और फातिमा के केस के बाद तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह के सेंटर्स जो हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, एक तो इनको ताकतवर होने की ज़रूरत है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सलमान ने बड़ी अच्छी बात की कि छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स होने चाहिए। अरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तो बाद में बनेंगे, इससे पहले आपको पता है मुल्तान वाला सेंटर बंद होने वाला था। उनको फंड्स नहीं जारी किए जा रहे थे, उनके फंड्स रोक लिए गए थे, और ये था जी मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़, मौजूदा पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ के शोशा के लिए बनाए थे। सर ये शोशा नहीं होती, ये जेन्युइन मसाइल हैं, जिसका एक बहुत बड़ा केस आपने देख लिया, और ये किसी घर में खामोशी से बैठी हुई खातून के साथ नहीं हो रहा था, ये एक ऐसी लड़की के साथ हुआ है, और उसने इतना जुल्म सहा डोमेस्टिक वायलेंस की जद में कि जिसका ताल्लुक भी एक अच्छे पढ़े लिखे घराने से था, जो बड़ी आउटस्पोकन मॉडर्न एक लड़की थी, जो कोई शाये या किसी ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखती थी, जिन लड़कियों ने घर से कभी कदम बाहर नहीं रखा था। तो ये तो बड़ी आउटगोइंग लड़की के साथ इतना बुरा ज़्यादा तशद्दुद हो गया है, तो उन लड़कियों के साथ होता क्या होगा आप ये सोचें। और ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ जब मराकज़ बनाया जाता है तो फिर उनका मकसद क्या है अगर वो फ़ाल ही नहीं है? 50,000 से ज़्यादा शॉपिंग का कहीं इरादा आप रखते हैं तो नहीं है? 5,000 से ज़्यादा नहीं शॉपिंग हो पा रही, आप कह रही हैं 50,000 से ज़्यादा शॉपिंग। लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि अभी जो 50,000 से ज़्यादा शॉपिंग सर पे खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है बकरा ईद के जानवर, तो अब क्या उनमें भी देने होंगे अब ये एक आप एक ट्रिकी सवाल कर रहे हैं। पहले बता देते हैं कि हम किस बारे में मेरा ख्याल है कि जो लोग 3 लाख या 2-2 लाख या 6-6 लाख या 8-8 लाख या 10-10 लाख या 1-1 करोड़ रुपए के जानवर भी मैंने सुना अब तो आ गए हैं मार्केट में ले रहे हैं, उनकी तो ज़रूर चेकिंग होनी चाहिए कि भाई ये टैक्स पेयर हैं कि नहीं है। यकीनन अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, असल में बात ये कर रहे हैं कि 50,000 रुपये से ज़ायद की ख़रीदारी के लिए अब शनाख्ती कार्ड दिखाना जो है वो लाजमी होगा। ख़वातीन को ख़रीदारी के लिए अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखना, आप तो मेरे ख्याल है कुछ 6-8 कॉपियाँ करा के ना इकट्ठे पर्स में डाल, यही मैं सोच रही हूँ। कितनी शॉपिंग करते हैं आप? CNIC की रिक्वायरमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस क्या इस वजह से है कि CNIC अवेलेबल नहीं है, या CNIC की ऑर्डिनेंस इस वजह से है कि वो लोग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते? CNIC की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो सिर्फ सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए है, जो 147,000 हैं तकरीबन।
जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ताजर शनाख्ती कार्ड की शर्त से परेशान है, वो हर ख़रीदार को कैसे मजबूर करें कि वो अपना लाजमन शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर जाए। दूसरी जानब दुकानों से ख़रीदारी करने वाले आम अफराद भी नई परेशानी में मुब्तला हैं। अगर ज़्यादा ख़रीदारी करनी है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ साथ रखना पड़ेंगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन को रियायत है कि वो अपने घर के मर्दों का शनाख्ती कार्ड दिखा सकती हैं, लेकिन फिर सवाल ये होगा कि ख़रीदारी खातून ने की है या जिसका शनाख्ती कार्ड है उस मर्द ने की है। मनी ट्रेल ज़रूर आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी जगह पे जाएं और 50,000 की कोई चीज़ ख़रीदें और साथ में आईडी कार्ड की कॉपी दें अपनी या अपने किसी फैमिली मेम्बर की, तो ये मुनासिब नहीं है। कई मरतबा मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती हूँ, कई मरतबा मेरे फादर मेरे साथ नहीं होते हैं। 50,000 अब कुछ भी नहीं है सच, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ पे टैक्स लग चुके हैं। आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर एवरीथिंग, चाहे मैं कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ, चाहे मैं कोई गैजेट खरीद रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ। 50,000 इतनी महंगाई के साथ इज़ अ लेस अमाउंट, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा ये जो स्कीम बनाई है कि जी फादर का NSE दिखाए या इससे का, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हम एडल्ट से, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं, मैरिड है, जॉब्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कोई वेडिंग सेरेमनी होगी या कोई भी है तो वो एक सूट 1.5-2 लाख का भी नहीं, अगर लहंगा आप ख़रीदते हो या कोई भी चीज़ें, तो ये एक सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए और एक ना तंग किया जा रहा है। ये जो हुकूमत है PTI की, तो ये जो मकासद हैं, जो काम करने वाले हैं, वो तो छोड़ के बस ऐसे उसे हट के ना तो ये आवाम को तंग करें। एक तो आईडी कार्ड का आजकल जो हालात है उसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। सेकेंडली ये कि जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनका तो डेली बेसिस का बाइंग पावर उनके हाथ में होती है और वो क्लाइंट के पैसे से ही परचेजिंग कर रही होती है। तो आई थिंक सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल सी चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है, जो ख़वातीन इंटीरियर डिज़ाइनर्स होती हैं या दीगर और इसी किस्म के किसी प्रोफेशन से वाबस्ता होती हैं, जो दूसरों के बिहाफ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं लोग, और इतनी अमाउंट की चीज़ उन्हें तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी आप एक कुर्सी लेने जाएं तो इतने की मिलती है, तो अब वो क्या अपने आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो क्लाइंट के आईडी कार्ड दिखाएंगे? आई वंडर कैसे होगा। और मेरा ख्याल है कि ये तजवीज़ बुरी नहीं है, इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। लिमिट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। वेडिंग्स की भी अगर हम बात करें या फिर किसी इवेंट की बात करते हैं, इस मौके पर ख़वातीन ख़ास तौर पे जो एक जोड़ा लेती हैं, वो भी कभी कभार 50,000 तक आना, अब ये कोई ऐसे चंबे की बात नहीं, मामूल की बात है। और ख़वातीन इस तरह के झमेले से अब कैसे गुजरेंगी, ख़वातीन परेशान नजर आती हैं। चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, 50,000 से ज़ायद की रकम पर शॉपिंग करनी हो तो शनाख्ती कार्ड देना लाजिम होगा। हुकूमत ने ये तो बता दिया है। आजकल के दौर में 50,000 कुछ ऐसी रकम भी नहीं है कि सारिफीन के लिए इससे मुश्किलात नहीं बढ़ जाएंगी, कैसे वो मैनेज करेंगे? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है कि 50,000 रुपये की रकम पर आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा, ये एक बिल्कुल एक मुज़ायका खेज़ किस्म की बात लगती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल के दौर में आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी लेके जाएं तो 50,000 की रकम तो आप सिर्फ 2-1 चीज़ें परचेज़ करें तो आपकी पूरी हो जाती है। और अगर ग्रॉसरी लेनी है तो आजकल की जिस तरह रेट और चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसके बाद तो ग्रॉसरी भी अगर आप ख़रीदने जाएं तो 15 दिन या 20 दिन की ग्रॉसरी आप 50,000 रुपये की परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर अगर थोड़ी लिमिट को एक्सटेंड करना चाहिए और ये लिमिट कम अज़ कम 1.5 लाख रुपये पे जानी चाहिए। उसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो 1.5 लाख से ऊपर जो भी ख़रीदारी करेगा वो तो एक तो नेटवर्क में आ जाएगा। दूसरा, ये जो इस वक्त जो खासकर छोटे ताजर जिसकी वजह से परेशान है कि जनाब कंज्यूमर उसकी तरफ नहीं आ रहा, एक तो वो कंज्यूमर उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को इस तरफ सोचना चाहिए और शब्बर ज़ैदी साहब तो खुद एक आम लोगों में से हैं और तो उनको इस तरफ सोच कर करना चाहिए कि हम जो स्टेप ले रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो ये स्टेप बिल्कुल गलत है और ये सारिफ के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक मजाक करना। आई गेस हम इस तजवीज़ के मुखालिफ ज़ाहिर नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि 50,000 इज़ एक्चुअली नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस डे एंड एज। जितनी महंगाई हो गई है, ख़वातीन के लिए कहा गया है सर कि वो अपनी जगह किसी दूसरे मर्द या किसी रिश्तेदार का शनाख्ती कार्ड भी दे सकती हैं। इससे बड़ी कन्फ्यूजन वैसे मेरा ख्याल है पैदा हो जाएगी। ख़वातीन के लिए इस तरह शॉपिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा?
देखिए ये भी एक बिल्कुल वही मजाक वाली बात है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आप खातून हैं तो अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकते तो घर के किसी अपने फ़र्द का दे दें, शौहर का, भाई का, तो ये तो खुद आप एक किस्म के मामला जो है ना वो ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज़ और जहन में रखी जाए कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो हाईली शॉपिंग परचेजिंग करती हैं। तो आप मुझे बताएं कि 50,000 रुपये के ऊपर अगर चलें वो खुद भी अपना शनाख्ती कार्ड दे देते तो मैं फिर से वही बात करूँगा कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको कम अज़ कम जो है 1.5 लाख रुपए पे इस अमाउंट को ले जाने की जरूरत है। आप इसको जैसे ही आप 1.5 लाख पे लेके जाएंगे तो आप देखिएगा एक तो कंज्यूमर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जो दुकानदार जो अभी इस वक्त परेशान हैं कि जनाब सारिफ हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि शनाख्ती कार्ड, असल में कंज्यूमर के जहन में ये बात बैठ गई है कि शायद शनाख्ती कार्ड देने के बाद कोई FBI उसके घर पे छापे मारेगी या FBI, तो कोई खवातीन भी क्यों खरीदेंगी? वो भी डरी हुई है कि अगर मैं अपने शौहर का, भाई का, बाप का, बेटे का शनाख्ती कार्ड देती हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कहीं उसकी पकड़ हो जाए। तो किसी सूरत भी ये नहीं मुमकिन है। तो बेहतर है बनाने के लिए पॉलिसी को। बहुत शुक्रिया। जर्मन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग हमारे साथ मौजूद थे। सो लोगों में वही ट्रस्ट डेफिसिट की दोबारा से बात आती है। अव्वल तो 50,000 रुपये लिमिट बहुत कम है। अगर आपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए भी शॉपिंग करनी होती है ना, एज़ इन बहन भाइयों की शॉपिंग हो रही है अगर शादी है और आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है कि आपकी भाई की या बहन की शॉपिंग है तो 50,000 तो यूँ स्वाप हो जाते हैं। और अगर ID कार्ड की कॉपी नहीं भी किसी की और आपका अगर बड़ा कुंबा है, फॉर इंस्टेंस आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, 10-12 लोगों का आपका ख़ानदान है और आपने इकट्ठी ग्रॉसरी करनी है तो 1.5 महीने की 1 महीने की ग्रॉसरी 50,000 की आ जाएगी बच्चों के सामान के साथ। तो दरमियानी हाल इसका होना चाहिए कि इसका रिकॉर्ड भी हुकूमत जो चाहती है, प्राइम जो कंसर्न है कि हुकूमत के पास इसका एक तो रिकॉर्ड महफूज रहे और सार्फिन को भी परेशानी ना हो। कोई दरमियानी हाल लिमिट बढ़ाई जाए तो बिस्मिल्लाह आप शनाख्ती कार्ड लें लेकिन इसकी लिमिट बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि 2 लाख एटलीस्ट या 1.5 लाख अगर वो कह रहे हैं शायद साहब तो वो तजवीज़ देखें। 50,000 इज़ नॉट एन अमाउंट जिस पे आप शनाख्ती कार्ड लोगों से मांगते फिरें। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और टुमारो हुमा विल बी विद अस। थैंक यू नीलम फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। दोबारा आइएगा। दोबारा आऊँगी, चक्कर लगाऊंगी।